बच्चों फाइनली क्लास 9th मिड टर्म एग्ज़ाम हिंदी का भी आज एग्ज़ाम आपका हो चुका है। आइए इस वीडियो में इसके आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, किस प्रश्न का आपको क्या उत्तर और कैसे लिखना था। दो तरीके से हम इस पेपर को लेंगे। पहला उन बच्चों के लिए जो इस पेपर को अभी देकर आ गए हैं, तो एज ए सॉल्यूशन आंसर की आप अपना टैली कर लीजिए अपना पेपर लेकर के। और दूसरा उन बच्चों के लिए जो इसे फाइनल पेपर में या अगले साल इसे सैम्पल पेपर के तौर पे लेना चाहेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को आप इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दूसरे दोस्त भी पेपर को कर सकें। और जो पेपर था आपका वो आपको 80 नंबर के सारे पेपर आ रहे हैं और 3 घंटे का आपका पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कितना ईजी था और कितना हार्ड था अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आपको पेपर ईजी लगा या हार्ड लगा। सबसे पहला प्रश्न जो है वो होता है हमारे पास अपठित गद्यांश, यानी कि अपठित अंश होता है और यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने थे। वन्य जीव संरक्षण का यह शब्द हमें उन संसाधनों को बचाने की याद दिलाता है जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में प्रदान किए गए हैं। और इस तरह से पूरा पेपर आप देख सकते हैं जिस तरह से वन्य जीव संरक्षण, यानी कि जो वन्य जीव होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनकी कैसे सुरक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए और क्या क्या उनके लिए स्टेप लेने चाहिए, उसी पर ये पैसेज था। आई होप कि आपने अच्छे से इसे रीड किया होगा और समझा होगा। तो अब मैंने यहाँ पर जो पैसेज है उसके आंसर मैंने सीधा आपको टिक कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। वन्यजीव संरक्षण शब्द हमें किन संसाधनों को बचाने की याद दिलाता है, तो इनमें जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में मिले हैं हमें उन्हें बचाना चाहिए। तो वन्य जीव हो गया, चाहे पेड़ पौधे हो गए, ये हमें कुदरत ने दिए हैं तो इन्हें हमें बचाना चाहिए। दूसरा था वन्य जीव शब्द से किन जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वन्य जीव मतलब होता है जंगल के जानवर, तो जंगली जानवर इसका आंसर हो गया। कुछ जानवरों को और पौधों की प्रजातियों का संरक्षण क्यों जरूरी है, पौधों और प्रजातियों जानवरों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। आप देखते हैं कुछ जानवर गायब हो रहे हैं, कुछ पेड़ गायब हो रहे हैं, पौधे गायब हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर उन्हें बचाना नहीं जाएगा तो वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उनका संरक्षण जरूरी है। और वन्य जीव संरक्षण का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है, तो विभिन्न योजनाओं और नीतियों को अमल में लाकर, जो भी योजनाएं हैं, जो नीति पॉलिसी है, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगला गद्यांश के अनुसार सामूहिक प्रयास का क्या मतलब है। सामूहिक प्रयास का मतलब जिसे हम सब लोग मिलकर के करते हैं, तो पहला ऑप्शन है सभी नागरिक मिलकर के कोशिश करेंगे। ये गद्यांश था और आई होप कि आपके अच्छे आ रहे होंगे। कैसा आपका पेपर टिक करते जाइए, टैली करते जाइए और टोटलिंग भी करते जाइए कि आपके टोटल आंसर कितने बन रहे हैं। दूसरा तो हमारे पास काव्यांश, जो कि थोड़ा सा टफ सा लगता है बच्चों को और बच्चे कविता को ना ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक बार देखें हम, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम का पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो टाइटल है रवि की सवारी, एक कविता है, उससे ये लिया गया है आपके लिए। और जो सूर्य मतलब दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रात होने के बाद सुबह हो रही है और सुबह के बाद सूरज निकल रहा है अपने पूरे साजबाज के साथ, रोशनी के साथ, तेज के साथ। तो उसी का यहाँ पर बताया इन्होंने कि सूरज होने से क्या क्या होता है। और पहला सवाल था कि कविता में बादलों ने किसकी पोशाक पहनी है, तो स्वर्ण पोशाक, पहली लाइन में आया कि स्वर्ण पोशाक, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट है, सोने की पोशाक। दूसरे काव्यांश के अनुसार रास्ते किससे सजे हुए हैं, तो कली कुसुम, और कली कुसुम को कहते हैं फूल की कलियों को। ऑप्शन नंबर घ है। कविता में बिहग मतलब पक्षी, बंदी और चारण क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कीर्ति गीत गा रहे हैं, है ना, तो गा रहे कीर्ति गायन, तो कीर्ति गायन गा रहे हैं। काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, तो वो विजय का जय घोष करना चाहता है। हालांकि थोड़ा बहुत इसका आंसर जो हमें ख भी लग रहा है, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क होगा कि जो सूर्य की विजय, एक तरह से सूर्य निकल रहा है अपने साजबाज के साथ निकल रहा है, तो जैसे एक योद्धा निकलता है वैसे ही विजय का जय घोष। और कविता में राह में भिखारी बनकर कौन खड़ा है, तो राह में कौन है, जो यहाँ पर चांद स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। रात का राजा कौन होता है,
चंद्रमा। दिन का राजा कौन होता है? सूर्य होता है, और रात का राजा चांद होता है। हालांकि चांद राजा है कि रानी है, कंफ्यूज है यहाँ पर। कई बार हम राजा को, चांद को मामा लेते हैं, और कई बार हम चांद को दुल्हन की तरह भी देखते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन यहाँ पर जो खड़ा है वो चांद की बात कर रहे हैं। और हमारे पास 2 पैसेज थे, दोनों में से आपको एक ही करना था। गद्यांश एक ही था तो उसे पूरा ही करना था। अथवा में देखो, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे ही कहो कहाँ कब हारा। तो ये पांडव और कौरव की लड़ाई की बात हो रही है, दुर्योधन की बात हो रही है, क्षमा दया, है ना। तो यहाँ पर कुल मिला के कौरव और पांडवों की जो लड़ाई है, जो कौरवों द्वारा अत्याचार पांडवों पर किया गया, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न था कि कवि ने नर व्याघ्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये था दुर्योधन के लिए। सुयोधन वर्ड आया, सुयोधन, तो सुयोधन दुर्योधन को ही कहते हैं। और कवि किसके समक्ष क्षमाशील होने की बात करता है? तो दुश्मन के सामने। अरि मतलब होता है रिपु, रिपु कहते हैं दुश्मन को। और ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। उसके बाद थर्ड था, कवि ने दुष्ट शब्द का प्रयोग कौरवों के लिए किया। तो दुष्ट कौरव वर्ड आया है इसमें कौरवों के लिए, ऑप्शन नंबर खा। और उसके बाद देखते हैं, काव्यांश में पांडवों के विनयशीलता को कौरवों ने क्या समझा? तो कौरवों ने पांडवों की विनयशीलता, मतलब कई बार हम माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, झुक के चलते हैं, तो अगला बंदा हमें कायर या डरपोक समझता है। तो यहाँ पर कौरव भी पांडवों को कायरता से ले रहे थे। कवि के अनुसार क्षमा किस पर शोभती है? तो क्षमा किसको शोभती है? जो शक्तिशाली हो। अब जो कमज़ोर आदमी क्या कहेगा कि आपको मैंने माफ़ कर दिया, अरे भाई तू क्या माफ़ करेगा, तेरे में तो ताकत ही नहीं है। लेकिन माफ़ कौन करेगा? जो ताकतवर है। तो शक्तिशाली इसका आंसर था। और अब हम चलते हैं इसके ग्रामर पार्ट पे। और ग्रामर पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो ग्रामर है ये आपके सेकेंड टर्म में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना। पहला शब्द है दुरुपयोग। शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या दुरुपयोग में? तो ये है आपका दुर, छोटा रा, और यहाँ पर रा हलंत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा है। तो दुर जमा उपयोग, ये सही आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास अगला है सदाचारी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो ये हो गया सत्य जमा आचार। सत्य जमा आचार, ता को दा हो जाता है तृतीय वर्ण, और ता था दा, सदाचार बन जाता है। तो सही उपसर्ग है सत्य, सद मत कर देना। और सत्य में भी ता हलंत होता है। सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो सजावट, सजावट, तो ये क्या है? आवट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। झगड़ालू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो झगड़ालू, बड़ी लू है, तो ये होगा आलू, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है। और अनुकरणीय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय को हमें छांटना था। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट से एक बार लाइक कर लो, और लाइक का रेशियो आपको 100 पार करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका। तो अनुकरणीय, तो करण जो है मूल शब्द है, अनु उपसर्ग और ईय प्रत्यय है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कौन सा भी दे रखा, ये वाला भी दे रखा, लेकिन ये गलत आंसर है। आपका करेक्ट आंसर होगा अनु जमा ईय, ठीक है, बड़ी, क्योंकि करणीय है ना। अब है समास। तो चौराहा शब्द में समास क्या होगा? तो जहाँ पर पहला पद संख्या होता है ना, संख्या पूर्वो द्विगु, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि घ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद है पाप और पुण्य में आपको क्या करना था? समास विग्रह करके समास का नाम लिखना था। पाप डैश पुण्य, तो जहाँ पर भी डैश शब्द होता है ना, वो आपका होता है 4 थे द्वंद्व, तो द्वंद्व समास होता है। और आपका हो गया पाप और पुण्य, जैसे माता डैश पिता, माता और पिता, भाई डैश पिता बहन, भाई बहन, आज डैश कल, आजकल, तो ये क्या हो गया? आपका द्वंद्व समास था। और पाप और पुण्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव में कौन सा समास है? तो ये हो गया बहुव्रीहि, क्योंकि यहाँ पर ना नीले की बात करें ना कंठ की बात करें, शिव की तरफ इशारा हो रहा, तो नीलकंठ शिव को कहा है। शक्ति के अनुसार में आपका जो सामासिक शब्द था यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना। मति के अनुसार यथामति। और महात्मा शब्द का सामासिक विग्रह,
महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, और ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट है। किसी भी प्रश्न में डाउट लगे आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने शेयर जरूर करना है ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस को टैली कर सकें। और अगला है हमारे पास यह है वाक्य। तो वाह क्या सुंदर दृश्य है, अर्थ क्या, वाक्य भेद क्या, वाह। तो वाह क्या, ये विस्मयबोधक चिन्ह है, और ये हो जाएगा आपका विस्मयादि वाचक, यानी कि घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप कि आपके जो स्मार्ट बच्चे हैं उनके सही आंसर जा रहे होंगे, और अगर आपको डाउट रही तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप सेकंड टर्म की भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप जा सकते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं और उन्होंने प्रश्न को गलत रखा हुआ है। यहाँ पर आपको आज्ञावाचक भी लग रहा है और विधानवाचक भी, दोनों आंसर करेक्ट हैं इसके, और दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने दोनों में से कोई भी लिखा है तो सही होगा। आप जा सकते हैं, नॉर्मली बात है, आप जा सकते हैं। ये एक तरह से साधारण वाक्य हो गया, यानी विधानवाचक। लेकिन कई बार हम एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स, आप पेरेंट्स के सामने खड़े हो और आपके पेरेंट्स ने कहा आप जा सकते हो, मतलब अब उन्होंने आपको परमिशन दी है। तो जहाँ पे आज्ञा होती है, अनुमति होती है, वहाँ पर आज्ञावाचक होता है, राइट। तो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आज्ञावाचक के हैं, और विधानवाचक से लिया जा सकता है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर ना का पता लगे नहीं, वो आपका हो गया निषेधवाचक। और सूर्य पूरब दिशा में उदित होता है, सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है, इसे आपको निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे लिखोगे सूरज पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है, ना जोड़ देंगे तो आपका नकारात्मक वाक्य बन जाता है। क्या आप घूमने नहीं जाएंगे, ये प्रश्नवाचक है। अब आपको इसे बदलना है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक यानी कि हैरान वाली, हैरानी वाली। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर विस्मयादिबोधक होगा वहाँ पर आपको एक चिन्ह मिलेगा संबोधन वाला, इस तरह का। तो आपको इसमें मिल रहा है आप घूमने नहीं जाएंगे। हालांकि ये विस्मयादिबोधक भी नहीं, नकारात्मक वाक्य भी है, लेकिन विस्मयादिबोधक चिन्ह है, आप घूमने नहीं जाएंगे मतलब हैरानी वाली बात है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर अलंकार। और अलंकार में तो यार मैंने फिल्मी गानों के माध्यम से आपको अलंकार पढ़ाए थे। आप में से कितने बच्चों ने वो फिल्मी गाने के साथ अलंकार पढ़े हैं हमारे चैनल पर, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने नहीं पढ़े वो जाकर के बाद वीडियो ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा अलंकारों को गानों के साथ। पहला तो आपका कि लट लट कनी मन मधुप मधुपगन। तो ये भाई ला और टा और का बार बार माँ का बार बार वर्ण का प्रयोग हो रहा है। तो ये है आपका अनुप्रास। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इस तरह से आपको। अगला है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा शब्द है उसके दो अर्थ हैं, दो शब्द है काली घटा घमंड घटा। तो घटा शब्द दो बार आया है, और जहाँ पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो, दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ हो। एक बार घटना कम होना और एक बार घटा मतलब बादल। एक घटा का मतलब बादल है, दूसरे घटा का मतलब कम होना। जैसे कहते हैं ना दो में से चार घटा या चार में से दो घटा। तो ये हो गया आपका यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो। पल पल प्रकृति परिवर्तित होती। तो यहाँ पर जो पा और ला है वो बार बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुप्रास, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो जहाँ पर सा, सम, सरिस, तुल्य, समान ऐसे शब्द आए वो आपका हो जाता है उपमा अलंकार। तो आपका घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि इनकी पंक्ति में से रूपक अलंकार कौन सा है। रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार जहाँ पर कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाए। तो यहाँ पर लिखा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र चांद को खिलौना बना दिया है। तो यहाँ पर आपका अलंकार हो गया ग। उसके बाद हमारे पास थे टेक्स्ट बुक से थे
और यहाँ पर जो क्षितिज किताब आप पढ़ रहे हो उससे आपके पास प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देखो जो कृतिक और क्षितिज है तो ये दो बैलों की कथा पहले ही चैप्टर से है। दोनों मित्र अपनी जान हथेली पर लेकर के लपके, जब सांड आ जाता है, सांड दोनों बैलों पर झपट पड़ता है तो दोनों बैल आपस में बचते हैं और साथ में उस सांड को भी मारकर भगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो पहला प्रश्न था, गद्यांश में किन दो मित्रों की बात की गई है? तो बड़ा सिंपल सा था ये था आपका ख, हीरा और मोती। कोई टेढ़ा आंसर नहीं, सिंपल सा था। गद्यांश के अनुसार सांड को किसका अनुभव नहीं था? तो जो सांड है ना उसे एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था, मल्ल युद्ध का था। एक एक करके तो लड़ सकता था लेकिन एक साथ 2-3 आ जाए तो उसे नहीं था। तो ये संगठित शत्रुओं से लड़ने का। अगला है, गद्यांश के अनुसार सांड क्या चाहता था? तो भैया सांड चाहता था कि दोनों सिंगल सिंगल आए, एक एक करके आए, एक एक करके लड़े। तो वो क्या चाहता था कि दोनों एक एक करके दोनों को गिरा लें, एक एक करके लड़ें। तो वो चाहता था दोनों एक एक करके लड़ें मुझसे, है ना। वो एक एक करके उन्हें मार सकता था लेकिन वो एक साथ लड़े नहीं। हालांकि जो इसका आंसर है ना कहीं वो एक एक करके मल्ल युद्ध करे, ये भी आंसर सही लग रहा है। और दोनों को एक एक करके गिरा दें, ये भी लग रहा है। लेकिन देखो जब वो एक एक करके लड़ेंगे ना तो डेफिनेटली मल्ल युद्ध ही होगा और वो गिरा ही देगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, सांड के पराजय का क्या कारण था? इतना मोटा तगड़ा ताकतवर सांड आखिर हार क्यों गया? तो यहाँ पर थी कि वे दोनों बैलों ने एक साथ, जब एक साथ लड़े वो तो दोनों बैल एक साथ वो लड़ पाए, वो हार गए। जख्मी होकर के सांड ने क्या किया? ये सवाल गलत पूछा गया है, सॉरी सवाल सही है लेकिन ऑप्शन 2 दे रखे हैं। पहला है बेदम होकर के गिर गया और दूसरा है भाग गया। तो कहीं ना कहीं सांड बेदम होकर गिरा भी है और सांड भागा भी है ना। तो फाइनल में ओवरऑल जो लास्ट में सांड ने क्या किया, वो भाग गया, है ना। बेदम होकर के गिर गया और गिरने के बाद उसे फिर से उठाया, उन्होंने सींग मारे और उसे भगा दिया। तो आपका ग ऑप्शन है। अगर आपने क भी लिखा है तो आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपके टीचर कॉपी चेकिंग करते टाइम आपको पहले वाले का आंसर नहीं देंगे तो अपनी ज़रूर बताना कि मैम या सर आपको ये वाला भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग बेदम होकर भी गिर गया और भाग भी गया। तो दोनों में आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। और अगला है आपको सही उत्तर का चयन करना है। पशुओं को के कैद खाने को क्या कहा जाता है? जहाँ पर पशुओं को कैद रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। आप अपने ज़रूर लिखें। अगर आपने कांजी हाउस लिखा तो भी सही है और अगर आपने मवेशी खाना लिखा तो भी सही है, क्योंकि कांजी हाउस भी कैद पशुओं को रखा जाता है और मवेशी खाना भी पशुओं के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, मवेशी खाना पशुओं को रखा जाता है और कांजी हाउस कैद पशुओं को। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ज़्यादा चांसेस है वो कांजी हाउस की है। बट अगर आपने मवेशी खाना भी लिख दिया है ना तो अपने टीचर से ज़रूर बोलें कि हमें इसके भी आंसर दिए जाएँ, क्योंकि जानवरों को जहाँ रखा जाता है ना उसे मवेशी खाना भी कहते हैं। अगला है, लासा की ओर पाठ किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? तो ये आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना था, सिंपल सा आपको याद करना था। ये आपका यात्रा वृत्तांत है लासा की ओर, क्योंकि अब लेखक अपने यात्रा की बात करते हैं। और अगला है, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। यह है रस खान के सवैये पद हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपने रस खान की बात की है कि रस खान कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, पशु भी बनना चाहते हैं वहीं का, पत्थर भी वहीं का, इंसान भी वही रस खान। तो पहला प्रश्न था कि मनुष्य के रूप में रस खान कभी कहाँ बसना चाहते हैं? तो वो हैं कि बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो कहाँ वो गोकुल में बसना चाहते हैं अगर वो मनुष्य बने। तो पशु के रूप में कभी किसके साथ चरने की इच्छा करते हैं? तो अगर पशु बनना चाहेंगे तो नंद बाबा की गायों के साथ वो जाना चाहते हैं। नंद की धेनु
नंद की गाय धेनु मझारन, है ना। और अगला है रसखान कवि पर्वत पर किस रूप में रहना चाहते हैं, पर्वत में किस रूप में रहना चाहते हैं, तो पर्वत में वो रहना चाहते हैं पत्थर के रूप में, पर्वत में पत्थर के रूप में रहना चाहते हैं वो, ताकि वो उस गोवर्धन का पत्थर, और यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कि गोवर्धन का पत्थर। पक्षी रूप में कवि किस पेड़ में बसना चाहते हैं, तो वो है कालिंदी कुल कदम्ब की डारण, कदम्ब, तो ये कौन सा है, कदम्ब का पेड़ है, और कालिंदी कुल के नज़दीक में। कालिंदी कुल का क्या अर्थ है, कालिंदी कुल का क्या मतलब है, तो कालिंदी एक नदी है और कुल मतलब किनारा, तो यह है गंगा नदी का तट। कहाँ लिखा हुआ, कालिंदी यमुना नदी का तट, ठीक है। तो ये है आपका यमुना नदी के तट में है कालिंदी कुल, और कालिंदी यमुना को कहते हैं। अब प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास कि अच्छा कर्म नहीं करने वालों की तुलना कबीरदास ने किससे की है। जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं उसकी तुलना किससे की है, चांदी के कलश में शराब, सोने के कलश में शराब से, किससे की है, सोने के कलश में शराब से की है। आगे देखें, कबीरदास के अनुसार परमेश्वर कहाँ बसते हैं, जो भगवान हैं वो कहाँ बसते हैं, तो भगवान बसते हैं स्वयं के भीतर, इंसान के भीतर, हर प्राणी के भीतर इंसान भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ना ही मंदिर में है, ना ही मस्जिद में, ना ही चर्च में, ना ही गुरुद्वारे में। छोटी बच्ची को अब यहाँ पे आपको क्या वर्णनात्मक आपको एक्सप्लेन करने और बड़े से लिखने, राइटिंग आपको इनमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो MCQ वाले होते हैं सिर्फ ऑप्शन आप लिख दोगे, चारों लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। पहला प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, तो इसका आंसर था कि छोटी बच्ची और बैलों की दोनों की एक जैसी स्थिति थी, दोनों जो है वो एक तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा था, दोनों को मारा पीटा जा रहा था, दोनों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, और दोनों अपने मालिक यानी कि एक तरह से दूसरे के घर में रह रहे थे, बैल भी दूसरे घर में रह रहे थे। अच्छा, बैलों के मालिक का क्या नाम था, मुझे ज़रूर बताना कि बैलों के मालिक का क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है कि दो बैलों की कथा में, एक बार देखो, दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने गधे को सहिष्णु क्यों कहा। सहिष्णु का मतलब जिसमें सहन करने की शक्ति होती है, तो गधे को सहिष्णु क्यों कहा, क्योंकि गधा बेचारा है, जितना मारो, जितना जो मर्जी डाल दो, जितना काम करो चुपचाप कर लेता है, ऋषि मुनियों की तरह। जैसे ऋषि मुनि चुपचाप सह लेते, वैसे ही गधा भी सारा काम करता है, चुपचाप सहन कर लेता है, इसलिए उसे सहिष्णु कहा है। दूसरा है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। तो लेखक जब मार्ग में जाते हैं तो वो क्यों बिछड़ जाते हैं, पहला रीज़न था कि उनका घोड़ा थक गया था, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तीसरा है कि वो रास्ता भी भटक गए थे, और रास्ता भटकने के चक्कर में भी वो पिछड़ गया। घोड़ा धीरे चल रहा था, घोड़ा थक गया था, और चढ़ाई भी थी। बहुत सारे रीज़न है, आप सारे 2-3 लिख के दोगे। अगला है समाज में पशु और मानव के आपसी संबंधों को दो बैलों की कथा पाठ में व्यक्त किया गया, किस प्रकार। देखो, मानव जो है वो इंसान और मानव का संबंध, हीरा और मोती दो बैल थे जो कि जानवर हैं, और इनका मालिक कौन है, गया भी है एक तरह से, और दूसरा झूरी है, अपना मालिक क्या है, झूरी है। तो झूरी किस तरह से दोनों बैलों के साथ रहता था, बड़ा प्रेम से रहता था, और झूरी के बिना, बैलों के बिना झूरी का काम नहीं, और इतने अच्छे मालिक के बिना बैलों का जीवन बेकार था। तो किस तरह से इंसान और मनुष्य का संबंध है वो यहाँ पर दिखाया है। दोनों बैल झूरी के लिए बहुत सारा काम भी करना चाहते हैं, चाहे उन्हें मारे पीटे, लेकिन वो अपने पास रखे। दूसरा, जो झूरी है वो भी बैलों को बहुत कम ना बिल्कुल मारता नहीं था। तो एक तरह से आपसी संबंध यहाँ पर दिखाया गया है, इसी को आपको लिखना था। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या विशेषता बताइए कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। प्रेमी की पहचान क्या है, विशेषता क्या है
कि वह जो है विष को अमृत में बदल देता है और एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को लगातार ढूंढता रहता है। प्रेमी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रेमी कौन से प्रेमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कबीरदास जी किस प्रेमी की बात करें। जो आपको पार्क में मिलते हैं लड़के लड़कियाँ, जो आपको ऑटो वगैरह में मिलते हैं, जो रास्ते में हाथ और कंधे में कंधे में हाथ रख करके चलते हैं, क्या वो प्रेमी हैं, कौन से हैं? तो अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर कमेंट में बताना। बंद द्वार का साकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार के साकल खोलने के लिए वो कहती है कि ना ही हिंदुओं के चक्कर में पड़ो, ना ही मुस्लिम के चक्कर में पड़ो। हिंदू मुस्लिम आपस में मिल करके रहेंगे तो बंद द्वार साकल के द्वार के साकल जरूर खुलेंगे। और अगर मेरा तेरा तेरा करते रहोगे, हिंदू मुसलमान करते रहोगे, तो आपके कभी भी आपको मतलब मुक्ति नहीं मिल सकती। ब्रजभूमि के प्रति रसखान कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ? तो रसखान जो है वो ब्रजभूमि से बहुत प्रेम करते थे। किन किन रूपों में? वो पशु बनना चाहते हैं, वो पक्षी बनना चाहते हैं, वो पत्थर बनना चाहते हैं, वो वही रसखान बनना चाहते हैं, वो कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, वो गाय बनना चाहते हैं और कृष्ण के जहाँ जहाँ कृष्ण गए वहाँ सब जगह जाना चाहते हैं। तो वो उनका प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है और आप इनका पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। वाक कविता में रसी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रसी शब्द यहाँ पर हुआ है हमारे जीवन के लिए। जीवन जो है ना वो है रस्सी, सांस हमारी जो सांसें चलती है ना वो है यहाँ पर रस्सी। और जो नाव है वो हमारा शरीर नाव है और जो रस्सी है वो है सांस। और वो कच्ची है, मतलब जो हमारी सांस है वो कच्ची है, ना जाने कब टपक जाए कौन, कब मर जाए कौन, कब किसकी सांस निकल जाए, शरीर को छोड़ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको आंसर लिखना था। और मृत्यु का तरल दूध किसे कहा है और क्यों? ये आपके क्षितिज से है। मृत्यु का तरल दूध कहा है बाढ़ के झाग वाले पानी को, वो मौत बन करके आता है। क्यों कहा है? क्योंकि वह ऐसे मैसेज ना, जैसे झाग वाला पानी होता है वो पहले आगे जाता है, उसके पीछे पूरी बाढ़ आ जाती है और बाढ़ क्या करती है? पूरा तहस नहस कर देती है, सबको मार देती है। तो मृत्यु का तरल दूत है, मतलब मौत का संदेश लेकर के आता है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका होती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सबसे पहले तो भैया हैजा वगैरह हो जाती है, मलेरिया वगैरह हो जाते हैं, गंदा पानी होता है, टाइफाइड वगैरह हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, मच्छर हो जाते हैं। तो मच्छरों से जो भी बीमारियाँ होती हैं, गंदे पानी से जो बीमारियाँ होती हैं वो वहाँ पर हो जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियाँ फैल सकती हैं? इस जल प्रलय के पाठ के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर जो दो सवाल है ना वो दोनों सेम ही है, तो मज़ा आ गया आपको। मतलब एक ही प्रश्न के दोनों आंसर होगा, दोनों में से आपको वही बना करके लिख देना है। अब आपको यहाँ पे क्या था, एक अनुच्छेद लिखना था। बहुत सारे बच्चे अनुच्छेद में कंफ्यूज रहते हैं। 120 शब्द का मतलब होता है लगभग आपको एक पेज लिखना है, एक पेज, पौना पेज और एक पेज के करीब। और यहाँ पर ये जो संकेत बिंदु आपको दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, या तो आपको पहला वाला ये सारे लिखने हैं, या दूसरा वाला ये सारे लिखने हैं, या तीसरे वाले ये सारे लिखने होते हैं। पहला मेरे जीवन का उद्देश्य है ना, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहते हो आप? तो जो भी आप बनना चाहते हो वो सारी बातें वहाँ पर, लक्ष्य का निश्चय कैसे करते हैं, आपका संकल्प क्या है, लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या प्रयास करते हैं आप। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप निश्चय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप संकल्प लेते हैं, उसी के अनुसार आप मेहनत करते हैं। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर इंक्लूड कर देनी थी। अब बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकूं। छात्र और अनुशासन, दूसरा टॉपिक। छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर छात्र अनुशासन में नहीं रहा तो देखो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य से भटकेगा,
और वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, रिजल्ट ख़राब होगा, कैरियर ख़राब होगा, ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, है ना। तो आप अनुशासन पे लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान और अभिशाप। और विज्ञान क्या है, हमारे लिए एक वरदान भी अभिशाप भी है। जैसे साइंस बहुत नई नई चीज़ें निकाल दी साइंस ने, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है ना। लेकिन हमारे लिए क्या वरदान है, मतलब कोई काम जल्दी हो जाते हैं। अभिशाप भी है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे पेड़ कट रहे हैं, वैसे वैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग बेकार होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, लोग ख़राब होते जा रहे हैं। मोबाइल आया तो मोबाइल से लोग बिगड़ और गए, है ना। तो आप मुझे बाकी अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर देते रहें कि मोबाइल के आने से नुकसान क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पत्र आप आराम से लिख सकते हैं। अपने क्षेत्र में हो रहे शोरगुल से आपको पढ़ाई में असुविधा हो रही है तो समाचार पत्र को, आपके इलाके में बहुत शोर शराबा होता है तो आप न्यूज़ रिपोर्टर को सेवा में श्री संपादक महोदय और नवभारत टाइम्स या दैनिक जागरण कुछ भी लिख सकते हैं आप, पंजाब केसरी। विषय लिखेंगे कि शोर शराबे के कारण पढ़ाई में होने वाली असुविधा। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे होते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, आसपास बहुत शोर शराबा हो रहा होता है जिसके कारण मैं एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है मेरा। कृपया करके इस बात को संज्ञान में लें और इस तरह से जागरूकता फैलाते हुए लोगों को एक अपने संपादक में आप पत्रिका में से छापें। मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग न करने की सलाह देते हुए छोटे भाई को, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखेंगे। आपका भाई छोटा है, आपसे 8th में है, 7th में, 6th में, मोबाइल फ़ोन का वो गलत प्रयोग कर रहा है, वो गेम खेल रहा है, वो PUBG वगैरह देख रहा है, वो खाली टाइम में गंदी गंदी वीडियोस देख रहा है, चैटिंग वगैरह कर रहा है, देर रात तक जगा रहता है मोबाइल के चक्कर में। तो आपको उसे बताना है किस तरह से वो फ़ोन का प्रयोग ना करे। लालच बुरी बला है, इस पर आपको लघु कथा लिखनी है। लालच बुरी बला है, बहुत सारी स्टोरी हैं लालच बुरी बला है। एक कुम्हार था, एक लकड़हारा था, उसका जो था क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो फिर उसे रोने लगा तो एक देवता आते हैं, वो उसे पहले सोने का लेते हैं, वो कहता है मेरा नहीं है। उसके बाद उसे चांदी का देते हैं तो वो कहता है ये भी मेरा नहीं है। उसके बाद उसे लोहे का देते हैं तो वो कहता है हाँ बिल्कुल यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो वो देवता क्या करते हैं, तीनों कुल्हाड़ी उसे दे देते हैं। अब ये पीछे देख रहा होता कोई और वो भी सेम करता है, अपनी कुल्हाड़ी को गिरा देता है और फिर वो सोने की डिमांड करता है। तो ये लालच टाइप का। इसी तरह से कोई और भी आप कहानी लिख सकते हैं। अथवा जो है स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान का सुझाव देते हुए बिजली अधिकारी को ईमेल लिखना। आपने जिस तरह से पत्र लिखते हैं ना, सेम उसी तरह से ईमेल लिखेंगे आप। और अगर आपको ईमेल लिखने का सही तरीका जानना हो तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर ईमेल की वीडियो दिखा दूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को संवाद, कानून व्यवस्था की शिकायत करते हुए, तो संवाद कैसे लिखते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। संवाद लिखते हैं, पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा फिर आप फिर एक, इस तरह से संवाद लिखते हैं। और आप क्या करोगे, कानून व्यवस्था, किसी के साथ आप बात कर रहे हो, अधिकारी के साथ, जो कोई वकील हैं तो उन्हें कहेंगे भाई हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था ख़राब हो रही है। तो आपके अधिकारी कहेंगे कैसे हो रहा है, तो उन्हें बताओगे ये सब हो रहा है, लोग गंदे काम कर रहे हैं, डरते नहीं हैं, रेड लाइट जंप कर देते हैं, स्कूल में नहीं जाते, मतलब काफ़ी सारे। तो वहाँ पे संवादक से आप बात करोगे। दूसरा है अपने विद्यालय में खेल उत्सव के आयोजन के लिए सूचना लिखेंगे। तो सूचना कैसे लिखते हैं, सूचना का पूरा फॉर्मेट भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। इंस्टाग्राम पे में मैसेज कर दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पर मैं सारी चीज़ वहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो ये था आपके पास प्रश्न पत्र। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कितने आपके टोटल मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे लाल बटन दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी वीडियोज आपके पास लगातार आती रहेंगी। और हमारे चैनल पर सारी अपडेट भी मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ। हिंदी की प्रॉपर तैयारी 100 में से 100 नंबर की और 80 में से 80 नंबर की हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, जा कर के देखें। बाकी कोई और डाउट रहता है, आपकी कुछ भी आपको परेशानी होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।